अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, एक तरफ तो पीडीएम दोबारा से एक्टिव हो गई है और अब 29 अगस्त को कराची में अपना एक पावर शो करने जा रही है। ये पावर शो पीपल्स पार्टी के बगैर होगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा। ये तो अभी 29 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ही पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी की वापसी थी, अब लगता यह है कि पीएमएलएन की जानिब से जो ऑफर की गई है, पीपल्स पार्टी भी इस पर सोच विचार कर रही है कि अब वो फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। और ये किस शर्त पर हो सकता है? एक तजवीज़ जो बिलावल भुट्टो साहब ने दी है इन हाउस तब्दीली की, कि इन हाउस तब्दीली जो है वो लानी चाहिए। तो क्या पीएमएलएन जो है इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार है? और इसके साथ ही क्या पीपल्स पार्टी की अब पीडीएम में या फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद में वापसी होगी? और इसकी बड़ी वजह यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस वक्त शदीद इख्तिलाफात का शिकार है। और ये इख्तिलाफात किस किस के साथ हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आगे चलकर नेक्स्ट इलेक्शन में क्या सिनेरियो है, क्या तमाम ऑपोजिशन इलेक्शन से पहले करीब आ जाएंगी और हुक्मरान इत्तेहाद के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस पोजीशन पर खड़ी होगी सियासी तौर पर? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं स्टूडियो में जुल्फ़कार राहत साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जुल्फ़कार राहत साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी आपको। और हमारे साथ हैं मियाँ हबीबुल्लाह साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मियाँ साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गुज़नफर साहब ने, डिफेंस एंड पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ जुल्फ़कार सब आपसे करती हूँ। और सबसे पहले तो पीडीएम हमने देखा है कि इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद में भी कहा कि वो जलसा करने जाएंगे, फिर सब खामोशी हो गई। मौलाना साहब हॉस्पिटल चले गए, मरियम बीबी भी कश्मीर इलेक्शन के बाद वो भी साइड पर हो गई। अब एक बार फिर से पीडीएम का इजलास हुआ है और अब फिर ऑपोजिशन और ख़ासकर मौलाना साहब और पीएमएलएन एक्टिव हो गई है। तो इसके पीछे आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? आलिया, ये जो पीडीएम की एक्टिविटी आप देख रही हैं, मैं समझता हूँ कि एक ज़रूरतमंदों का इत्तेहाद है और इसको सियासी बेरोज़गार भी कहा जा रहा है। और मैं दोनों चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन असल बुनियादी चीज़ ये है, जो आज तक का हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो ब्रांड एक बार पिट जाए वो दोबारा से री लॉन्च पे आप जितनी दफ़ा भी उसको ले जाएं वो कभी अपनी जगह बना नहीं पाता। वो कोई तहरीक हो, वो चैनल हो, वो सियासी पार्टी हो, कोई ब्रांड हो। तो पीडीएम एक दफ़ा ना सिर्फ पिट गई है, बुरी तरह से पिट गई है। और उसमें सिचुएशन ये है कि मफाद परस्ती का लेवल ये है कि जब तहरीक शुरू हुई थी, एक तो बुनियादी बात थी कि उसमें कोई वाज़ेह एजेंडा हमें नज़र नहीं आया उसका, कि आम आदमी के लिए उसमें प्रोग्राम क्या है, आम आदमी के लिए एजेंडा क्या है, आम आदमी को ये पीडीएम रिलीफ क्या देना चाहती है और आम आदमी के लिए ये फाइट क्या कर रही है। किसी भी तहरीक का बुनियादी नुक्ता ये होता है कि वो किस स्लोगन के ऊपर खड़ी है। एक स्लोगन था जो सिलेक्टेड का था, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, उसमें भी आप देखें आज दोनों बड़ी पार्टी जो इस तहरीक को, इस मूवमेंट को लेकर चल रही थी, दोनों कॉम्प्रोमाइज के लिए थी, जमहूरियत को बचाने के लिए थी, वोट को इज्जत दो के लिए थी, ये नारा लगाया था और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए थी, जो कि नहीं हो सका। अब दोबारा से एक्टिव है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कोई नतीजा सामने आ सकता है? मैं आलिया उसी को कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि देखिए आलिया, उसमें इस तहरीक का जो बुनियादी इसकी तबाही की वजह बनी, उसमें यह थी कि जरदारी साहब अपने चक्कर में थे कि वो इसको मैक्सिमम इसके टेम्पो को कैश करवाएं। नवाज शरीफ साहब अपने चक्कर में थे। पहले फेज़ के अंदर क्या हुआ, जब ये लॉन्ग मार्च चला, फजलुर रहमान साहब ने बलूचिस्तान से शुरू करके केपी और केपी से सिंध पहुंचे और सिंध से जब पंजाब को उन्होंने टच किया तो नवाज शरीफ साहब जो जेल के अंदर थे वो जेल से अस्पताल में पहुंच गए। जब लॉन्ग मार्च लाहौर के करीब पहुंचा, अभी लाहौर के अंदर दाखिल ही हुआ था, तो वो अस्पताल से लंदन जाने की तैयारियां करने लगे। और जब वो लाहौर के अंदर फजल रहमान साहब पहुंचे तो वो टिकट कटा के लंदन जा चुके थे। तो पूरी मोमेंट को उन्होंने बड़ी स्मार्टली नवाज शरीफ साहब ने कैश करवाया। और दूसरे फेज को तो अभी भी कुछ कैश करवाने के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। दूसरे फेज को जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्टली कैश करवाया कि जरदारी साहब भी एक पैकेज डील कर चुके हैं और वो 2023 के इलेक्शन पे उनकी नज़र है। बिलावल साहब को आगे लाना चाह रहे हैं, फजलुर रहमान साहब को इनडायरेक्टली वो उस पैकेज में हिस्सेदार बना चुके हैं। और फजलुर रहमान साहब
इस कमिटमेंट ये के पैकेज ऊपर दिया किसने? चलें ये तो एक ब्रिगेडियर साहब से पैकेज जो भी लोग जानेंगे। देते हैं उन्होंने दिया है, जी, और जी, मेरा ठीक। ख्याल है ब्रिगेडियर साहब भी इसका बेहतर जवाब दे जी सकेंगे। ठीक लेकिन है, मियां हबीबुल्लाह सबको ऐड कर लेते हैं। मियां साहब, आपके समझते हैं पीडीएम एक्टिव है क्या? अब क्या कोई नए टारगेट्स आ गए हैं, नए हदफ आ गए हैं जिनको लेकर वो अब आएंगे, और क्या पीपल्स पार्टी भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती है? मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी अब इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। वो उनके मोटिव कुछ और हैं, लेकिन वो बड़े ही स्मार्टली जो है वो मुस्लिम लीग नून को घेरा डाल रहे हैं कि किसी तरीके से इनको ना पंजाब में उलझाया जाए, और ख़ास करके पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बार बार हलाशरी दे रहे हैं जी कि आप जो है नंबर गेम पूरी है, आप हमारे अरकान भी ले लें, और जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कुछ लोग हैं, तो आप पंजाब में एक कमज़ोर गवर्नमेंट है तो चंद एक अरकान पर खड़ी है, तो आप जो है यहाँ थोड़ा सा इनिशिएटिव लें तो हम आपके साथ हैं, और ये पंजाब की हुकूमत जो है वो चेंज हो सकती है। तो वो उसको ना बार बार इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इतने कब दुख खाए हैं, ये इतने ज़ख्म खा चुके हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो इस इत्तेहाद में जो है वो दोबारा उनको लेंगे, क्योंकि ये डोमिनेट करता है ये इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून पे ज़्यादा। मौलाना फजलुर रहमान भी बिल्कुल उनके साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि जो कराची में जलसा हो रहा है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्योंकि मौलाना साहब को भी बहुत ज़्यादा दुख है कि वो उनके मकासद पूरे हुए बगैर जो है वो फ़ायदा जो है वो जरदारी साहब उठा गए। और कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो पैकेज है उसमें मौलाना साहब शामिल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अगर वो शामिल होते ना तो वो पीडीएम को जो है वो खुद तोड़ के कहीं ना कहीं पहुंचे होते। वो इस सारे मामले में ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ नहीं मिला और ना मुस्लिम लीग नून को मिला। अलबत्ता ये बात ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, और उसमें बहुत बड़ा रोल जो था ना वो मियां शहबाज शरीफ का था, पीडीएम से ज़्यादा उनका रोल था। और अब जो है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पीडीएम का अब वो किसी भी सूरत में उस नहज पर नहीं आ सकती जो लॉन्ग मार्च से या जलसों से पहले तक थी। पहले इलेक्शन इस्तीफों की वजह से जो है वो इस्तीफों से पहले तक की जो सियासत थी वो मेरा हल पीडीएम उसमें बड़ी कारगर थी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सियासत में इन होने के लिए पीडीएम ने ये अपना एक इजलास किया, ये रस्मी इजलास था, और ये जो जलसा है एक बार फिर कहा गया 29 अगस्त का जलसा, ये भी कराची में होगा या इस्लामाबाद के जलसे की तरह इस पर भी खामोशी छा जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि चाहते हैं मुस्लिम लीग नून भी चाहती है और मौलाना साहब भी चाहते हैं कि सिंध में थोड़ा सा जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई जाए, पीपल्स पार्टी को दिखाया जाए कि हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। और वो बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी को कार्नर करने के लिए ना सिर्फ पीटीआई बल्कि ये पीडीएम भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ अब खड़ी हो गई है। और बाकी जो है ना मेरा ख्याल हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही ये कोई सियासी एक्टिविटीज़ हो सकेंगी उस तरीके से। अब जो है ना वो इख्तिजाज की सियासत मुझे नहीं नज़र आती, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया। सारी सियासी जमातें जो हैं वो अगले इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को थोड़ा गर्म करने के लिए जो है वो कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि वो अब काफ़ी डीमोरलाइज हो चुका है मुस्लिम लीग नून का। राइट, ब्रिगेडियर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पीडीएम का एक बार फिर से एक्टिव हो जाना, ये क्या अब जैसे जुल्फ़िकार साहब कह रहे थे कि पहले आए और अपनी बहुत सारी शराइत मनवा के चले गए, नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए और जरदारी साहब जो है सेनेट में अपनी जगह बना बैठे, तो अब भी कोई ऐसी है या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये रस्मी सी सियासत हो रही है जिसका फ़ायदा कोई नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। तो गाड़ी की बैटरी के टर्मिनल अगर लूज हो जाए ना तो उसको धक्का लगाना पड़ता है। धक्का लगाते वो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी दूर जाके वो फिर रुक जाती है, टर्मिनल लूज होते फिर धक्का लगाना पड़ता है। तो ये पीडीएम का यही हाल है कि इनके टर्मिनल लूज हो गए, अब इनको धक्का लगाना पड़ रहा है। और वो धक्का लगाना पड़ा, मुझे लगता है कि एक कामरान खान ने एक प्रोग्राम किया था जिसने कहा था कि जी पीडीएम सो गई है, तो उसके तीसरे दिन जो है मौलाना साहब खड़े हुए अनाउंस कर दिया कि ये 29 तारीख को जलसा करेंगे। तो वो उन्होंने उससे सबक लिया कि वाकई हमें तो मीडिया कह रहा है कि हम सो गए, देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो चलो एक जलसा कर लेने। अब ये इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है
कि पीएमएल एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी दूसरी, और हम पीएमएल और पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको जो लीड कर रहा है वो एक ऐसा शख्स लीड कर रहा है जो ना पीएमएल में है, ना पीपल्स पार्टी में है, ना पीएमएल में है, ना इलेक्टेड मेंबर है नेशनल असेंबली का। लेकिन एक सियासी जमात तो है ना, एक सियासी जमात तो है ना सर, सर एक सियासी जमात तो है ना। इंतशार का शिकार हुई है कि इसकी क़यादत आपने एक ऐसे आदमी के हाथ में दी है जिसका पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, जाती मोटिव है। आज उसको कहीं बाई इलेक्शन लड़ा के इलेक्ट करा दे, वो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तारीफ करना शुरू कर देगा। सो जब इतनी डिस्पैरिटी हो चीजों में और जो कहते हैं ना यूनिटी ऑफ थॉट ना हो, आप एक पॉइंट सेंटर पॉइंट पे एग्री ना कर सकते हो, तो आप मुझे बताएं कि वो चीजें किस तरह से जलसा कर लें। जरूर जलसा करें, जलसा करना इनका हक है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के बारे में कह दिया है और बहुत सारे बयान आपके मीडिया पे चले, या पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के बारे में, वो क्या हकाइक पे मबनी नहीं था? दोनों सच बातें कर रहे थे एक दूसरे के बारे में, जो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है इसी किस्म के। अब उसको लीड कर रहा है कैसे जैसे कश्मीर कमेटी का पैसा खाता रहा 10 साल, वो पैसा खिला दो उसको। सर आपने खाने दिया, सर आपने खाने दिया। कश्मीर जो हमारी शहर अब थी, हमने उसी को एक चेयरमैन को लगे रहने दिया और उसको खाने दिया। हमने कश्मीर कैसे बचाना था जब हमने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को ही 10 साल पैसा खाने के लिए बैठा दिया? वो पॉलिटिकल रिश्वत थी ना नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ तो ऐसी रिश्वतें देके चलाता था ना हुकूमतें, वो तो उसे सियासी रिश्वत दी हुई थी। सियासी रिश्वत के तौर पे जैसे आप एमक्यूएम को मिला लेते थे, अल्ताफ हुसैन को मिला लेते थे, वो अगले दिन कहता था कराची बंद कर दूंगा, दूसरे दिन आप उसको मिला लेते थे अपनी हुकूमत में, कहता अच्छा जी छोड़ देता हूँ। अब जब वो निकल गया है तो उसके बाद आप देख ले कि आप अक्रॉस द टेबल के कराची बंद हो सकता है। तो ये जो तहरीक है ना, ये इसी तरह की है, इसमें कोई तहरीक का लफ्ज नहीं है, ये जाती पार्टी मोटिव्स के। देखिए तहरीक जो होती है ना आलिया, वो एक आइडियोलॉजी से चलती है, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर लेकिन होता सर है। पहले इस तहरीक के पहले मरहले में जुल्फकार आहा साहब कह रहे हैं कि जो जिसने जो समेटना था वो समेट के लेकर गया, और जिसमें जरदारी साहब को अब पैकेज भी दिया गया है फ्यूचर इलेक्शन के लिए। वो जुल्फकार ठीक कह रहा था जुल्फकार साहब ठीक कह रहे हैं कि वाकई ये पैकेज मिला, पीपल्स पार्टी निकल गई, खामोश हो गई, पीएमएलएन निकल गई। अभी आप बात करें पंजाब गवर्नमेंट की, मैं एक चीज में कहता हूं कि अगर तो ये लोग कैश कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप पे, तो मैं मतलब उनका पीटीआई के किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, लेकिन मुझे पता है जहांगीर तरीन कभी गवर्नमेंट गिराने के लिए इन लोगों से कॉपरेट नहीं करेगा, क्योंकि जहांगीर तरीन का अपना जो भी है, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल असूल है, एक सियासत का असूल है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये नहीं होगा कि इस किस्म के चोरों के साथ लग के पीटीआई की हुकूमत। हाँ, उन्होंने अपने रेजिस्टेंस शो की है, उन्हें अपने ग्रीवेंसेस शो किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में शामिल हो जाएंगे, बिकॉज वो चीजों को समझते हैं बड़ी अच्छी तरीकाकार से। अब ये इस पे कैश कर रहे हैं, वो कह रहा है कि तुम करो, वो कह रहा है कि तुम करो, वो कह रहे हैं कि आप इस तरह तहरीक थी, इस तरह चीजें नहीं चलती। जलसा हो जाएगा, जलसा जैसे अपना हबीब साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, वो जलसा बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अब बैकडोर राब्ते भी तो हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। नासरीन, हम बात कर रहे थे कि अगर मुस्लिम लीग नून या फिर पीडीएम जलसा करने जा रही है कराची में और वो जलसा पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर राब्ते पीएमएलएन क्यों करना चाह रही है और उसके क्या मकासद हैं, इसी पर बात करते हैं। जुल्फकार आहा साहब, ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में जो राब्ते हो रहे हैं और एक दूसरे से इत्तफाक भी किए जा रहे हैं, अब इन राब्तों का क्या फ्यूचर है? आलिया, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से शुरू करके जजेस बहाली तहरीक तक, आप सारी तहरीकों का अगर जायज़ा लें तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि वो तहरीक किस माटो पे, किस स्लोगन पे, किन चीज़ों की बुनियाद पे, किस नज़रिए की बुनियाद पे आगे बढ़ रही है। नंबर 2, क्या उस तहरीक को जो पाकिस्तान के अंदर वो मुक़्तदर हल्के जिनको आप कहते हैं, क्या उनकी हमायत हासिल है? नंबर 3, क्या उस तहरीक को चलाने वाले जो लोग हैं वो उनका अपना करैक्टर क्या है? अगर ये तीनों चीज़ों को आप देख लें, पहली चीज़ तो यह है कि इस तहरीक को मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल नहीं थी, और पाकिस्तान की तारीख ये बताती है
कि जिस तहरीक को मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल नहीं होती, वो जजेस वाली की तहरीक हो या कोई भी हो, वो नतीजा खेज कभी भी नहीं हुई इस मुल्क के अंदर, पहली चीज़। दूसरा ये कि इनके पास आपने कहा कि वोट को इज्जत दो, सिलेक्टेड, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें तो थीं, लेकिन पब्लिक के लिए, कोई आम आदमी के लिए रिलीफ का कोई प्लान, कोई चीज़, कोई इस तरह का बयानिया नहीं था जिसपे आम आदमी उस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सका। तीसरी चीज़ ये थी कि जरदारी साहब अपने चक्कर में थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, नवाज शरीफ साहब अपने चक्कर में थे, पहले इससे नवाज शरीफ साहब ने बताएं कि आप क्या दूसरे को उन्होंने। अच्छा, अब ये है कि पीपल्स पार्टी सिस्टम की स्टेक होल्डर थी कराची सिंध में, नून लीग स्टेक होल्डर थी पंजाब के अंदर, इस सेंस में कि मरकज के अंदर भी उनका अपोजिशन लीडर है, पंजाब के अंदर भी अपोजिशन लीडर है, सरकारी खाने भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी मिल रही हैं, सारा निजाम उनका भी चल रहा है। फजलुर रहमान एक ऐसा शख्स था, पंजाब की हुकूमत ऑफर की थी पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान एक ऐसा शख्स था कि जो इस सिस्टम में स्टेक होल्डर नहीं था, सिस्टम से बाहर था, वो इतनी शिद्दत से कहता था कि इस गवर्नमेंट को अभी खत्म करें, अभी खत्म करें। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फजलुर रहमान साहब, आप गवर्नमेंट को गिराने की बात क्यों नहीं करता? मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब भी चुप हैं, मरियम साहबा के ट्विटर से भी धुआं नहीं निकल रहा, जो मज़ामती बयानिया था वो भी थोड़ा थोड़ा मफामती हुआ पड़ा है, शहबाज साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, मरियम साहबा की मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ अहम लोगों से मुलाकात हुई है और उनकी शराइत पे हुई है। एक अहम ओहदेदार को उन्होंने कहा कि पहले उसको हटाया जाए, फिर मैं मुलाकात करूंगी, वो भी उनकी मान ली गई और मुलाकात भी हो गई। और इससे बड़ी मैं बात आपसे शेयर ये करना चाह रहा हूं, ओहदेदार को हटाया जाए कहीं, मैं ये इससे भी बड़ी आपको खबर ये शेयर कर रहा हूं बड़े दावे के साथ कि फजलुर रहमान साहब को और पीडीएम को ये मैसेज दे दिया गया है कि चौथे साल में अर्ली इलेक्शन होंगे। फजलुर रहमान साहब, और ये बात तो फजलुर रहमान साहब खामोशी से इसलिए बैठे हुए हैं। पहले पीडीएम का मोमेंटम था गवर्नमेंट को गिराओ, गवर्नमेंट को घर भेजो, धरना करो, अपना डी चौक में धरना करो, प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। ये किसने यकीन दहानी करवा दी? ये बताएं कि आपका जो मोमेंटम है इसमें कोई हुकूमत को गिराने की बात हो रही है, ये बेसिकली अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ये मोमेंटम पकड़ रहे हैं, ये अगले इलेक्शन के इत्तेहाद बन रहे हैं, अगले इलेक्शन के सियासी तहरीक अदम एतमाद लाने की भी तो बात की है बिलावल साहब ने, जिसको जो इंडोर पीएमएलएन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस पे बिलावल साहब भी एज पर स्क्रिप्ट काम कर रहे हैं, शहबाज साहब भी एज पर स्क्रिप्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब नाराज होकर बाहर बैठे हुए हैं, मरियम सर ये लीडर हैं या फिर एक्टर? मेरा ख्याल है कि लीडर, आपको पता है इस मुल्क के अंदर जिसकी बारी चल रही होती है, जिसकी बारी चल रही होती है वो खुश होता है, जिसकी नहीं चल रही होती वो गेट नंबर 4 के बाहर बेचारा इंतजार में खड़ा होता है। इस मुल्क के जो हकीकतें हैं, जो तलख हकीकतें हैं, जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, आप भी उससे वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। जी ठीक है सर, आपने जाहिर है पूरा सच बोलना चाहिए। सर आपने भी आधा सच ही बोला है, आपने कहा आपने आधा सच बोला, आपने कहा कि आपने मरियम नवाज की मुलाकातों का जिक्र कर दिया, आपने कहा कि नाराज हो जाएंगे, मैं सारी बात बता सकता हूँ। आपने कहा कि मरियम नवाज जो है मुलाकातें कर रही है और अपनी शर्त कर रही है और इस्तीफे की बात कर रही है। घर में मरियम साहबा की मुलाकात हुई है, किस शर्त पे हुई है, मैं वो भी बता सकता हूं। वो शर्त मान भी ली गई, किसी को ओहदे से हटाया भी गया और उसके बाद मुलाकात हुई। मियां साहब इसके ऊपर जरा तज्जिया दें कि ये मुलाकातें मरियम साहिबा ने की है। जुल्फ़िकार रहा तो वहाँ मौजूद था इसको ज़्यादा पता होगा। मौजूद नहीं था वो तो मरियम साहब ने कहा तो वो और मौजूद नहीं होएगा, अभी ज़हन से रखना। और उन्हें क्या मैं सेफ हाउस मेरे पर चलते हैं, मैं मेरी वहाँ तक रसाई नहीं है, लिहाजा मुझे नहीं पता कि मुलाकातें हुई कि नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम लीग नून जो है ना वो उसको माफ़ी नहीं मिल रही, ठीक है, और अलबत्ता पीपल्स पार्टी को जो है सर माफ़ी नहीं मिल रही। ये पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब अब जिसको बोगस रिपोर्ट्स कह के अब जान छुड़ा रही है हुकूमत, इसी बोगस रिपोर्ट्स के ऊपर वावेला मचाया और उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दिया गया। ज़मानत पर मरियम साहिबा बाहर आ गई, नवाज शरीफ साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए। आप देखें वो तो दाज करवाया ना, यही तो डील थी। वो डील के मुताबिक उन्होंने जो है अपने वादे जो
किए थे वो पूरे नहीं ना उतरे। वो वहाँ जाके खामोशी से उन्होंने बैठना था, वहाँ जाके वो लोगों से मुलाकातें करते रहे, बल्कि मुल्क दुश्मन नासर से भी उन्होंने मुलाकातें की, लॉबिंग करते रहे वहाँ जाकर। वो तो उनको जो डील थी वो उसके मुताबिक तो था कि आप वहाँ खामोशी से जाके बैठ लेंगे, मरियम यहाँ बैठेगी, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुल्की मफाद में पाँव पकड़ लूंगा नवाज शरीफ साहब के कि वो अपनी जाहिर है इसी पे कि वो कोई जुबान बंदी कर लेंगे। हाँ तो नहीं ना, उनको भाई वो काबिल कबूल बनाने के लिए मुस्लिम लीग को ये सारा कुछ कर रहे थे। एक दफ़ा फिर चक्कर देने की कोशिश उन्होंने की शहबाज शरीफ ने, लेकिन अब वो इत्मीनान नहीं कर रहे। तो इसमें जो है इत्मीनान नहीं कर रहे, देखें इस्तीफे लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उनके कहने पे मरियम उनको समझ आ गई। अब नहीं, मरियम साहिबा मुलाकात भी कर रही है, मज़ाहमत से होती रहती है, कामयाबी होती है। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को अपने बेटे की शादी के लिए स्पेशल फोन भी किया है। तो ये वो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब और कुछ सियासतदानों की और सबकी मुलाकात नहीं हुई। बिलावल भी मुस्तकबिल का लीडर है जी। तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, लीडर तो वो अभी भी है। ये मुस्तकबिल का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहना चाह रहे थे आप। चले ब्रिगेडियर साहब आप कमेंट करिएगा। मरियम वैसे अभी उसकी उम्र नहीं है, उम्र जरा पूरी हो जाएगी तो फिर। जी ब्रिगेडियर साहब, जब मैं जैसे पहले बात हुई था कि मेरा ख्याल है मुखारात जो है वो फिरदौस आशिक अवान की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनको हटा दिया, उसी सिलसिले में मुलाकात हुई होगी, और इसके अलावा तो कोई मुलाकात मुझे नहीं। फिरदौस तो तरीके से और साजिश का शिकार हुई है, उसका मरियम से कोई ताल्लुक नहीं। साहिबा के ऊपर सारा मलबा ना डाले। पॉलिटिकल मुलाकात हो सकती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ से या उनके किसी उससे, तो वो मैं आपको वर्ड ऑफ अथॉरिटी कह सकता हूँ कि ऐसी को मुलाकात नहीं हुई। चलें जी, चैलेंज कर दिया जुल्फकार साहब आपको। अब तो ये मैं कह सकता हूँ वर्ड ऑफ अथॉरिटी आपको कि अगर किसी रिसोर्स पर्सन से मैसेज कैरियर से मुलाकात हुई है तो वो जुल्फकार को पता है, लेकिन डायरेक्ट मुलाकात अगर आप इशारा कर रहे हैं किसी एजेंसी की तरफ या किसी आर्मी के, सर इस्तीफा भी उन्हीं के कहने पे लिया गया है। अब किसका लिया गया है ये आपको भी पता है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर तो डायरेक्ट इशारा कर रहे हैं किसी एजेंसी के मतलब है किसी भी ऑफिशियल, तो वो नहीं हुई। अब किसी मैसेज कोरियर से हुई है या किसी ने कह दिया कि मैं उनका मैसेज लेके आया हूँ, इसका मुझे नहीं पता। तो भारत जहाँ तक चीजें नजर आ रही है जैसे अपना हो रही है और चीजें डेवलप हो रही है, तो इसमें आप देखिए ना पूरा कश्मीर का इलेक्शन गया। कश्मीर के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब किधर थे? कश्मीर के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब इसी तरह एब्सेंट थे जिस तरह अफगानिस्तान की पूरी सिचुएशन में अब्दुल्ला गायब है, नजर ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे मौजूद है, क्या कर रहा है। तो आप बताएं वो किसी के कहने पे गायब थे या किसी स्ट्रेटेजी पे गायब? उनकी खुद भी तो कोई स्ट्रेटेजी होगी ना, उनको तो किसी ने कन्वे नहीं किया होगा भाई आप कश्मीर के इलेक्शन में ना जाएं। तो ये जो चीजें इनके अंदर हो रही हैं, इसके अंदर इनके अपने ग्रीवियंसेस भी हैं। शहबाज शरीफ से अगर आप कहें कि तमाम चीजों से खुश है तो ही डजंट अपीयर टू, हाँ वो मैंने आपको कहा ना कि धक्का पड़ता है तो वो चल पड़ते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो वो रह जाते हैं, और इनके अपने इश्यूज है जिनको ये लेके चल रहे हैं, और वही पॉलिटिकल इश्यूज है जो कन्फ्रंटेशन का बाइस बन रहे हैं। जब पीएमएलएन निकली थी और पीपल्स पार्टी ने कहा हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला था दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली। अगर वो प्रेशर होता तो इससे पहले अगर जुबैर साहब कह चुके हैं कि मैं आर्मी चीफ के पास गया था या मैं जीएचक्यू में गया था और मुझे ये कहा गया था, तो वो अभी भी कह देते। उन्होंने तो अपना जो सिंध के गवर्नर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि मैं तो ये बाकी जुल्फकार साहब तो बहुत नई बातें और बड़ी खबरें बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चौथे साल में इलेक्शन की भी यकीन दहानी करवा दी गई है, ये सब इसलिए खामोश है। जुल्फकार साहब की अपनी इंफॉर्मेशन मैं उसको चैलेंज नहीं करता क्योंकि ये हॉट न्यूज इन्होंने शुरू की है तो इनके बारे में, लेकिन मेरी नजर में मेरी जहां तक नॉलेज है हो सकता है वो स्कैंटी नॉलेज हो, पूरी नॉलेज ना हो। इस किस्म की कोई एश्योरेंस इलेक्शन के हिसाब से या किसी के हिसाब से नहीं दी गई है। जब बात हुई थी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और वो भी कोई डायरेक्ट मुलाकात में नहीं हुई थी, वो जो मुख्तलिफ आपके लोग दरमियान में होते हैं और बहुत सारे सियासतदान आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो उस तरह वो मैसेज कन्वेंस होती है। लेकिन ये कमिटमेंट देना कि चौथे साल बाद, मेरी नज़र में मैंने मुझे ये कहीं मतलब नहीं हुआ, लेकिन जुल्फकार की मैं नॉलेज को चैलेंज भी नहीं करता, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, और वो चीज़ें आने वाले दिनों में जाहिर भी हो जाएंगी। क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह किया और जिस तरह बिलावल भुट्टो आप देखिए वो सिंध गए, वो उमरकोट, उसके बाद कश्मीर पूरी की कैंपेन बिलावल भुट्टो ने की, अभी पिछले दिनों सिंध के इंटीरियर में जाके जलसा किया। क्यों किया, क्या वजह थी?
ये तमाम चीजें तो ये ओरिएंटेड, या उन्होंने एक कराची के वो एक डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग चेयर की और ये कैटेगोरिकली कहा कि अगर हमने पानी का और इसका मसला हल नहीं किया तो अगले इलेक्शन में हमें प्रॉब्लम हो जाए। इससे आपको क्या इंडिकेशन मिलती है कि वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो सर फिर जुल्फकार साहब की जो बात है या जो खबर है उसमें कहीं तो कोई हकीकत है ना कि चौथे साल में इलेक्शन की जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अभी से, वो हो सकता है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची पैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद कितना आगे बढ़ता है और उसमें पीपल्स पार्टी की वापसी होती है या नहीं होती है। क्या यकीन दहानियाँ की गई हैं ऑपोजिशन को, इसलिए ऑपोजिशन खामोश है? और इन हाउस तब्दीली की जो बात हुई है, क्या इसमें कोई वज़न भी है? क्या इसमें कोई हकीकत हो सकती है? क्या समझते हैं जुल्फ़कार साहब? आप कह रहे हैं कि चौथे साल में इलेक्शन हो जाएंगे और ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई गई है, तो फिर ये जो बिलावल साहब इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस तरफ तो नहीं इन हाउस तब्दीली लाकर चाहते हैं इमरान खान साहब खुद ही इलेक्शन अनाउंस कर देंगे? ज़ाहिर है किसी आईनी उसके दायरा कार के तहत ही होगा ना। सारी चीज़ें आईनी तौर पे ही होंगी। रास्ता बेसिकली निकाला जाता है और रियासत के जो मामला चलते हैं उसमें डेडलॉक नहीं होता, उसमें नेगोशिएशन होती है, उसमें गुफ्तगू होती है, उसमें कुछ लो और कुछ दो का मामला होता है। तो जिस तरह मैं बुनियादी तौर पे इशारा कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये कमिटमेंट करवाई गई है। फजलुर रहमान साहब सुकून से बैठ गए, वो रात दिन तस्बीह करते थे। लेकिन सर उसका गवर्नमेंट पीएम फ्रेमवर्क क्या होगा ना, इसका बताए ना कि ये क्या इन हाउस तब्दीली से होगा? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं या इलेक्शन, आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, कैसे होगा? देखिए इसके लिए तो ये है कि अगर कमिटमेंट देने वालों ने इस संजीदगी के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है तो उस तरह का माहौल बन जाएगा। और उसमें गवर्नमेंट एक अपना प्लान रखती है, अपोजिशन एक अपना प्लान रखती है। अब देखना ये है कि उनमें से कौन सा प्लान कितने % एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जिस तरह पीडीएम दोबारा मुतहर्रक हुई है, ये बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन का एक टेम्पो बनाना चाह रही है और कुछ इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते हैं, कुछ टूटते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि उस तरफ चीज़ें जा रही हैं कि वो एक मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनका पीडीएम का गोल कुछ और था। अब जो उनका मोमेंटम बन रहा है वो थोड़ा पॉलिटिकली छोटे मोटे जलसे जुलसे, जैसे वर्करों को एंगेज करना और थोड़ा गर्म रखना। लेकिन जहां तक बात है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, पीपल्स पार्टी को जो पैकेज डील की मैंने बात की थी वो इस शर्त पे दी गई है कि आप नून लीग को कट टू साइज करने के लिए आप साथ होंगे और नून लीग का आप किसी मुश्किल के अंदर साथ नहीं देंगे। जो बात बार बार जनाबे बिलावल साहब करते हैं पंजाब की, कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनानी चाहिए, बुनियादी तौर पे उनका ज़हन यह है कि पंजाब के अंदर अगले सिस्टम के अंदर वो शेर चाह रहे हैं। जरदारी साहब का एक बड़ा दरीना ख्वाब है, बहुत पुराना ख्वाब है, वो चौधरी परवेज लाई साहब को भी मिले थे, 31 मेंबर्स के हमायत का दावा भी कर दिया उन्होंने। वो जंगीर तरीन साहब को भी अंगेज रखे हुए हैं। लेकिन देखना यह है बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हैं, बहुत सारे लोग इस आलिया इस गलतफहमी में है कि जंगीर तरीन साहब का शायद उनके एफआईए के केस के लिए ग्रुप बना था। भाई वो ग्रुप उनके केस के लिए नहीं बना, वो 23 के इलेक्शन के लिए बना है और ये ग्रुप 23 के इलेक्शन में एक अहम रोल अदा करेगा। इसका नुकसान तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है। और पंजाब के अंदर नून लीग को ये जरदारी साहब वाज़े तौर पे कह चुके हैं, आप उनका बयान निकाल के देख लें, मैं उसी को समझता हूँ कि वो बयान दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के अंदर नून लीग सिमट रही है और वो स्पेस पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि वो स्पेस उनको मिलने वाली है। जी ठीक, तो इसलिए पंजाब के ऊपर मियां हबीब साहब आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो अगले इलेक्शन की अगर बात भी की जाती है तो 2023 से पहले इलेक्शन क्या हम देखते हैं कि ये हुकूमत अपने टर्म पूरी नहीं करेगी? इन हाउस तब्दीली की बात की जाती है, क्या इस तरह के कोई माहौल बनाया गया? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ना तो जैसे जैसे कर की तो है ना पीछे ना तो इन हाउस तब्दीली आ रही है, वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी नहीं हुई। अच्छा चले जी मियां साहब जी मेरा नहीं ख्याल कि ना तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो रहे हैं
और इलेक्शन अपने वक्त मुकर्रर पर होंगे और ना ही गवर्नमेंट में तब्दीली लाई जा रही है, कोई इन हाउस भी चेंजिंग कोई नहीं आ रही। ठीक है, आप ना देखें, बात चीज़ें होती हैं, सर्कमस्टांसिस का भी, हालात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हालात इस किस्म के हैं कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाए। भाई आपके हमसायों में जो है अफ़गानिस्तान की जंग हो रही है, इतने बुरे हालात हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया पर चढ़ाई की है, दहशत गर्दी का अंसर फिर सर उठा रहा है, और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान में जिस तरीके से दखल अंदाजी कर रही हैं, तो पाकिस्तान को तो इस वक्त एक स्ट्रेंथन गवर्नमेंट की और स्ट्रेंथन हालात की अशद ज़रूरत है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ है जो नए इलेक्शन की तरफ जाएगा? और इलेक्शन जो है वो ये नहीं है कि आज ऐलान करें और सुबह जो है वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है एक। और दूसरी बात जो है वो आप पिछले 3 साल का अगर जायज़ा लें, ये पीटीआई की गवर्नमेंट इंतहाई मैं समझता हूँ कि कमज़ोर हुकूमत साबित हो रही थी, लेकिन अब इस बजट के बाद पहली दफ़ा इन हालात में गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। पीडीएम खामोश हो गई है, उसकी अपोजिशन की सियासत का भट्ठा बैठ गया है, और जो है पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होके उन्होंने कश्मीर का इलेक्शन भी जीता है, उन्होंने पंजाब का इलेक्शन भी जीता है, सियालकोट का इलेक्शन भी उन्होंने जीता, और पंजाब में जो नशिस्तें थी लेकिन सर आज जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, काफ लीग भी नाराज है। अच्छा, नहीं, कोई काफ लीग नहीं नाराज, उनका अभी एक वजीर बना दिया है। हाँ। और ये सारा कुछ होता है ना, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए ये पॉलिटिकल गेमिंग होती है। जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक प्रेशर ग्रुप था, कहा जा रहा था कि जी कि वो हुकूमत बड़ी आसानी से खत्म कर सकते थे अगर वो उनको वोट ना देते, बजट पास ना होता दोनों ईवानों में, पंजाब में भी और मरकज में भी। तो केसेस जो हैं वो आपके बैकअप पे चले जाएंगे, सब आपके सब सही हो जाएगा, आपको बड़े फंड मिलेंगे। पंजाब में एक अलग से कमेटी बनाई गई, उनके लिए पॉलिटिकल एक सेक्रेटरी जो है वो हायर किया गया। तो उसके बाद फिर नज़ीर चौहान के साथ क्या हुआ ये भी आपको पता है, और बाकी लोगों के साथ भी जो कुछ उनके स्क्रूटाइज किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारे सामने ही है। देखें, यही पॉलिटिकल गेम होती है कि वक्त गुजारना है किसी तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल हालात अपनी तरफ को लेके जाने। तो तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब रही है, उन्होंने इस वक्त जो है वो टाइम गेन करके पॉलिटिकल अचीवमेंट ले ली है। बिल्कुल, वो इस वक्त मजबूत तरीन हुकूमत है मैं समझता हूँ, और अपोजिशन कमजोर हुई है इस सारे मामले में, और अब उनको नजर आ गया। तो आपका ये ख्याल है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ना कोई इन हाउस तब्दीली आएगी, 100% पूरी करेगी, और ना ही कोई अर्ली इलेक्शन की कोई अर्ली इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं हो रही है, ना ही नजर आ रहे हैं, ना ही सर आपकी सारी खबरें जो है ना वो बाउंस कर रही हैं। तो उनका अपना एक नुक्ता नजर है। देखें, हम तजिया करते हैं, देखिए वो एक अपनी लाइन ले रहे हैं, मैं एक अपनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। जी जी। और इंफॉर्मेशन तो जाहिर है कोई रिपोर्टर होता है, जर्नलिस्ट होता है, तजियाकार होता है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जी। जाहिर है वो फैसले करके उन फैसलों को बाद में फैसलों में तब्दीली भी आ जाती है सर, बाद में बड़े बड़े फैसलों में तब्दीली भी आ जाती है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या राय है, इन हाउस तब्दीली, अर्ली इलेक्शन और इस हुकूमत के लिए क्या आइंदा जो है हालात खराब हो सकते हैं? पहले मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को देखें कि पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा बाकी सूबों में किधर स्टैंड कर रही है। पंजाब में उनकी क्या पोजीशन है, बलूचिस्तान में क्या पोजीशन है, और KPK में क्या पोजीशन है। अगर आप ये समझते हैं बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर बलोच और 2 जहरी साहब को ज्वाइन करके वो रीएक्टिवेट हो जाएगी पीपल्स पार्टी, तो आई डोंट थिंक सो। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इनिंग्स खेल चुके होते हैं, तो अगर तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करती है तो वो जो पॉलिटिकल स्पेस गेन कर सकते हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो उनकी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि जो पीटीआई की नॉन गवर्नेंस से जो स्पेस पैदा हो रही है, पॉलिटिकल स्पेस पैदा, जो वैक्यूम पैदा हो रहा है, उसको कैश करवाएं। अगर वो PMLN के साथ चलेंगे वो वैक्यूम कैश नहीं करवा सकेंगे, फिर वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे जो इत्तेहाद पंजाब में PMLN लीड करेगी, या एक बेहतर एक एडवांटेजियस पोजीशन नजर आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि नजरदारी या ऐसी कोई गलती करेगा कि वो डवटेल करे मुस्लिम लीग नून के साथ और चल पड़े। तो ये मुझे आने वाले दिनों में होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी, अगर ये नहीं होगा तो फिर अर्ली इलेक्शन किस तरह होंगे? अगर ये नहीं होगा, अगर कोई एक मूवमेंट डेवलप नहीं होगी, कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेगी, तो ये जो टैक्टिक्स अभी चल रही हैं, ग्रुप्स बना दिया, फंड ले लिया, प्रेशराइज कर दिया, ये तो आपको पता है हमारे जैसे मुल्कों में पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है।
जो होता है आपको पता है, हमें तो छोड़े, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जो हुआ था, एक ग्रुप बन गया था, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम उसको वो कर देंगे अपना, जब उसकी कार्रवाई हो रही थी ट्रंप के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सारों ने उसको सपोर्ट किया और वो निकल आया उस कार्रवाई से। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स चलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इन टैक्टिक्स की कल्मिनेशन इस तरह होगी कि जल्दी इलेक्शन हो जाए या कोई हाउस चेंज हो जाए। देखें, एक तो इलाकाई सूरत हाल की तरफ मियां हबीब साहब ने पॉइंट आउट किया ना, दूसरा ये कि आप ये भी देखिएगा इस इलाकाई सूरत हाल की वजह से, अफगानिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है उसकी वजह से, अमेरिकन फोर्सेस के वहां से विड्रॉल की वजह से, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसमें इमरान खान की सेइंग और इमरान खान का स्टेचर, इंटरनेशनल स्टेचर बहुत बड़ा है पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से। तो ये दुनिया में जब इस किस्म की चीजें होती है ये भी इफेक्ट करती है पाकिस्तान। अमेरिकी सदर फोन नहीं अटेंड कर रहा सर, अमेरिकी सदर फोन नहीं अटेंड करता, कॉल नहीं कर रहा, कर नहीं रहा, फोन रख के बैठे ने तो फोन ही नहीं कर रहा। नहीं करेगा जब आप फोन करेंगे, करले मार मार के थक गए तो फोन क्यों अटेंड करेगा? अगर आप फोन, अब किसी ने फोन नहीं किया यहाँ से अमेरिकी सदर, कोई एक ऐसी प्रपोजिशन है जो हम पेश कर सकते हैं। अमेरिकी सदर पहले फोन करते थे, आपको डंडा देते थे कि डू मोर, ये कर दियो, वो कर दियो, लेकिन अब उनको पता नहीं, इन्होंने मानना नहीं, इसलिए वो फोन ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फोन करना छोड़ दिया और एक दो लान तान सुनाए और उसके बाद फिर हमें कहा कि जी ठीक है पाकिस्तान की जरूरत है, हम इस पे खुश हो जाते हैं। राइट, ये बात बिल्कुल सच है। और शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि ये लोकल जो है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, ये अब बैनुल-अक़वामी सियासत जो है वो दाखिल हो रही है खित्ते में, उसकी तरफ हमें बढ़ना है। ये जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ये अब ग्राउंड पर नहीं होगी। तो ये खित्ता बहुत अहमियत का हामिल है, आइंदा आने वाले दिनों में भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये इस वक्त क्या पोजीशन ले सकती हैं, हुकूमत के खिलाफ जा सकती हैं, हुकूमत को घर भेज सकती हैं, क्या अब इनमें इतना दम है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।